इस वक्त इंडी गठबंधन की राजनीति में गजब ही चल रहा है। भाई राहुल गांधी तो तिलमिलाए दिख ही रहे हैं, प्रियंका वाड्रा धमकाने पर आ गई हैं, यह भी दिख रहा है। उधर ममता बनर्जी उखड़ी हुई हैं और सबकी हताशा सिर्फ इस बात की है कि नरेंद्र मोदी बार बार जीत क्यों जाते हैं, नरेंद्र मोदी को ये लोग हरा क्यों नहीं पाते, नरेंद्र मोदी कैसे धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं, जबकि ये लोग कोई भी धमाका करने आते हैं तो वो फुस हो जाता है। राहुल गांधी वोट चोरी का बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन कौन बम लेकर आए, कुछ हुआ नहीं। अब हताशा की हद देखिए कि मोदी के खिलाफ जेनजी को भड़काने में लगे कि जेनजी किसी तरह से सड़क पर आ जाए, कुछ तो विद्रोह। भाई जेनजी तो नहीं भड़का, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जेनजी को भड़काने वालों को आज तगड़ा जवाब दिया और जलवा भी दिखा दिया। ऐसी भीड़ आज नरेंद्र मोदी के लिए दिखी कि ये इंडी वाले हिल जाएंगे देखेंगे तो। जो सोच रहे थे कि भीड़ नरेंद्र मोदी को घेरेगी, भाई वो घेरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की मोहब्बत में, उनके प्यार में, उनके सम्मान में भीड़ आ गई सड़क पर। आज आपको दिखाऊंगा कि जिन नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए राहुल, प्रियंका, ममता एक टांग पर खड़े हैं, उनका कैसे वही क्रेज आज भी है जो 11 साल पहले था। यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी से हार हार कर हताश हो चुके राहुल गांधी अब कैसी अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी माथा पकड़ ले बॉस। यह भी दिखाऊंगा कि इधर राहुल गांधी वोट चोरी का नाम लेते रह गए, उधर नरेंद्र मोदी ने ऐसी सफाई शुरू कर दी है कि घुसपैठिए भागने लगे हैं। घरों में ताला बंद कर करके बांग्लादेशी कहां भाग रहे हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन पहले देश की पॉलिटिक्स में जेनजी को भड़काने से लेकर नरेंद्र मोदी के जवाब तक और घुसपैठियों पर एक्शन तक जो हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए। सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है। चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा, मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा। वो एक्चुअली चुनावी नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। राहुल गांधी इधर वोट चोरी की रट लगाते घूम रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी ने कैसे सफाई अभियान शुरू किया है, बंगाल में कैसा गजब काम हो रहा है कि घर बंद करके घुसपैठिए भागने लगे हैं। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट कुछ देर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कई दिनों से राहुल गांधी जिस जेनजी को वोट चोरी के नाम पर उकसा रहे थे, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहला और तगड़ा जवाब कैसे दिया। यह वो जवाब है जिसने राहुल गांधी के जेनजी वाले पूरे एजेंडे के धागे खोल दिए। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरे इंडी अलायंस को, जिनके अरमान है शायद कि जेनजी के जरिए वो सत्ता में आएंगे, उनको नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि जेनजी इन लोगों के साथ है ही नहीं। जेनजी सब समझ रहा है, सब देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इनकी बातों में कितनी जलेबी छनी हुई है और उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से जेनजी पर चुप, वो देख रहे थे कि कैसे वोट चोरी के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है।
राहुल गांधी यही तो काम कर रहे हैं बहुत दिन से। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के एजेंडे के धागे खोल दिए, बता दिया कि भाई जेनजी तुम्हारे साथ नहीं है, करते रह जाओगे यही सब, तो राहुल गांधी तिलमिला गए। राहुल गांधी ने नया दावा कर दिया, वो अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट चोरी के सबूत जुटा रहे हैं, कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो देश के जेनजी को यह सबूत दे देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने। सुनिए आज भी इनका टेप रिकॉर्डर कैसे अटका हुआ है, लेकिन उसमें एक नई एंट्री हुई है, वो आगे दिखाऊंगा, पहले सुनिए। आज हिंदुस्तान के जेनजी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। भाई युवा को तो कोई डाउट नहीं है, डाउट इनको यह पता है कि इनकी पार्टी के लोग इन पे करने लग जाएंगे जैसे ही ये बिहार हारेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस का तो कुछ होना नहीं, ये भरोसे में है कि आरजेडी कुछ करेगी तो हो सकता है। और उस डाउट को खत्म करने के लिए कि भाई लोग इन पे डाउट ना करने लगे, गांधी परिवार पे डाउट ना करने लगे, ये अपनी पार्टी के जेनजी को जो है ना ये कहानी सुना रहे हैं कि देखो देखो वोट चोरी हुआ, मैं साबित कर दूं। और इसीलिए राहुल गांधी ने ये लाइन पकड़ी हुई, मैं आपको कई महीने से बता रहा हूं, क्योंकि इनको पता है कि आज नहीं तो कल इनकी पार्टी के लोग पूछेंगे कि बॉस कब तक हराइएगा। राहुल गांधी वो नहीं होता है, मैं आप गली क्रिकेट में मेरा बैट है, मैं किसी को खेलने ही नहीं दूंगा, और रन मार नहीं रहे। और इनकी पार्टी में भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन नहीं, बैठ ही नहीं दे रहे हैं किसी को। वोट चोरी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को यह टारगेट करने में लगे, यही राहुल गांधी के एजेंडे का इकलौता मकसद है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भी फुल फॉर्म में थे, उन्होंने ऐसे ऐसे धमाके किए कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, एटम बम सब फेल हो गए। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। कल आपको मैंने दिखाया था, प्रियंका वाड्रा मंच से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, तो उनकी टीम का नाम लेकर नेम शेम करने लगी, लोगों को भड़काने लगी कि भाई ये 3 का नाम याद रखना। लेकिन आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जवाब दिया। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में भी वोट चोरी हो रहा है, उधर पीएम मोदी ने बिहार में पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण कराने और जबरदस्त वोटिंग के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी को समझा दिया कि असली वोट चोरी तो तब होती थी जब आरजेडी कांग्रेस का राज था। सुनिए पीएम मोदी। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है, जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा, मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। यानी एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हैं जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सवाल खड़े कर रही हैं, पब्लिक का विश्वास हिलाने का प्रयास कर रही हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो बता रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग का जो काम है वो ढंग से कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि मोदी का फंडा क्लियर है, चुनाव जीतो या हारो, वो दूसरों पे दोष नहीं डालते। वो राहुल गांधी की तरह कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग, कभी वोटर लिस्ट का रोना नहीं रोते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, नहीं बनी इसलिए चुनाव चोरी हुआ है। आपने नरेंद्र मोदी को कहते सुना कि सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मेरी 300 प्लस सीट आ रही है, मेरी 240 आई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। एक लफ्ज आपने नरेंद्र मोदी को कहते सुना? सिर झुका के स्वीकार किया जो जनादेश आया, और सिर झुका के काम में लग गए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, हर चुनाव में वही माहौल बनाते रहते हैं कि ईवीएम खराब, वोटर लिस्ट गड़बड़, इलेक्शन कमीशन खराब। राहुल गांधी जीते तो सब हीरो, 99 सीट पे पूरा पब्लिक इनकी माहौल बना दी कि अरे राहुल गांधी 99 ले आए बॉस। तब तो इनका ईवीएम गड़बड़ नहीं था। कोई राहुल गांधी पर उंगली ना उठा पाए, इसलिए राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम ले लेकर पूरा कंफ्यूजन फैला रखा है। भाई ये बोल के चल देते हैं, दुनिया रायता समेटती रहती है। कभी कह रहे हैं कि हरियाणा की तरह बिहार में वोट चोरी हो रही है, कभी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश हो रही है, कभी कह रहे हैं कि बिहार में वोटिंग के दिन जो वीडियो आए वो वोट चोरी की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी नहीं होगी क्योंकि बिहार की जनता वोट चोरी होने नहीं देगी। अरे बॉस,
आदमी का आधा बाल गिर जाएगा सिर का इनका बात सुन सुन के, तनाव में कि वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या करना है बॉस। चित भी इनकी, पट भी इनकी, सिक्का भी इनका, सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री भी इन्हीं की। अब अगर राहुल गांधी बिहार चुनाव हार जाएंगे तो चुनाव आयोग पे दोष मढ़ देंगे कि देखो मैं तो बोल ही रहा था। जीत जाएंगे तो कहेंगे देखो मैंने पहले ही कहा था कि वोट चोरी होने नहीं देगी पब्लिक। राहुल गांधी कैसे अभी से हार और जीत दोनों के लिए बहानों की भूमिका बना रहे हैं, सुनिए एक बार। और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे, बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। एक तरफ कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पब्लिक ये होने नहीं देगी। क्या मानना है समझ में नहीं आ रहा बॉस। राहुल गांधी के कंफ्यूजन का लेवल देखिए। राहुल गांधी एक तरह से ये माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी हर राज्य में वोट चोरी कर रही और नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने दावा यह भी कर दिया कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है और इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। अगर नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं तो फिर राहुल गांधी कैसे इंडी गठबंधन की सरकार बना लेंगे। दूसरी बात, जब हरियाणा के सीएम कहते हैं कि सारी व्यवस्था है तो राहुल गांधी उसे चुनाव धांधली से जोड़ देते हैं। जब खुद इसने इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बहुत जल्द केंद्र में उनकी सरकार बनने वाली है, तो लोग नहीं पूछेंगे कि राहुल गांधी के पास कौन सी व्यवस्था है जो कह रहे हैं कि सरकार बनने वाली है मिड टर्म। राहुल गांधी कैसे डंके की चोट पर अब कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी सरकार बन सकती है। सुनिए जरा दावा सुनिए। मेरी एक पर्सनल गारंटी है और मैं आपको यह कह रहा हूं, यह मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। कभी कभी तो लगता है राहुल गांधी सुबह सुबह उठकर वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर, वोट चोरी हो गई है। रॉक पेपर सीजर, आज कोशिश हो रही है। रॉक पेपर सीजर, हमारी सरकार बनने जा रही है। अरे बॉस मन बनाइए। और मैं आपको बताता हूं ये सब क्यों कर रहे हैं सीरियस नोट पर। एक तो इनसे कोई ना पूछे कि आप काहे हरा रहे हैं, अरे वो सब चोरी हो रहा है बताए ना तुमको। और दूसरा कि निराशा का जो भाव कार्यकर्ता में आ गया है कि अब तो कुछ होना नहीं है, तो उसको पंप भी तो रखना है कि अरे अभी गिरेगी सरकार, यार क्या बात कर रहे हो, अभी आ रहे हम सरकार में। वोट चोरी पर राहुल गांधी खुलासे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके खुलासे ना सियासी भूकंप ला पा रहे, ना जनता लोड ले रही। और जनता विश्वास करे भी तो कैसे। राहुल गांधी खुलासा करते हैं, उधर फैक्ट चेक में उनके दावे गलत साबित हो जाते हैं। हरियाणा को लेकर भी राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, बिहार के चुनाव में उसकी कोई हलचल ही नहीं दिख रही। और शायद इसी बौखलाहट में राहुल गांधी अब नई थ्योरी ले आए। राहुल गांधी ने वोट चोरी को अंबानी अडानी से जोड़ दिया भाई, क्योंकि अभी तक उनको लगा कि मसाला नहीं लग रहा है, तो वोट चोरी में भी मिर्च मसाला लगाने के लिए उन्होंने अंबानी अडानी से वोट चोरी जोड़ दिया भाई। नेक्स्ट लेवल, सुनिए जरा। सवाल उठता है ये चोरी क्यों करते हैं। ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। राहुल गांधी में एक हुनर तो है बॉस,
वो घुमा फिर के फिरा के हर चीज अंबानी अडानी से जोड़ने वाला लेख लिख देते हैं। मुद्दा कोई भी हो, राहुल गांधी उसमें अंबानी अडानी को खींच के ले ही आते हैं। जबकि राहुल गांधी का ये नैरेटिव इतना घिस पिट गया है कि क्या ही बोला जाए। आपको याद नहीं है 2019 में यही राहुल गांधी राफेल डील को लेकर कितना हंगामा काटे थे कि पीएम मोदी ने राफेल की डील ही की है अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, यही आरोप लगाए थे ना। तब राहुल गांधी ने पूरा माहौल बना दिया था कि पीएम मोदी ने अपने उद्योगपति दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है राफेल डील में। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में उन्हीं अनिल अंबानी पर ईडी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ईडी अनिल अंबानी के बंगले समेत उनकी कंपनियों से जुड़ी 7500 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 14 नवंबर को अनिल अंबानी को पेश होने को कहा है। इसके अलावा मोदी सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आप सोचिए बॉस, ये राजनीति चल रही है, तमाशा चल रहा है कि राफेल के मामले में भी आपने बोल दिया कि मोदी जो है वो अंबानी के लिए कर रहे हैं। अगर अंबानी दोस्त थे और उनके लिए राफेल की डील की थी तो आज अंबानी पे छापे कैसे पड़ रहे हैं? सोचिए अगर वो राफेल इसी तमाशे की भेंट चढ़ गया होता, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट ना मिली होती, तो इन्होंने तो एकदम क्लियर कर दिया था कि नहीं घोटाला हुआ है। और आज जब पाकिस्तान से भिड़ने की नौबत आई तो वही राफेल काम आया। जब गलवान हुआ तो वही राफेल चीन के बॉर्डर पे खड़ा रहा, तो चीन जो है वो पीछे हटा रहा। राहुल गांधी का क्या बोल के चल देते हैं, उसके बाद या तो मीडिया फैक्ट चेक करेगा या दुनिया फैक्ट चेक करेगी। देश कहीं नहीं है इनके लिए। इधर राहुल गांधी पीएम मोदी अनिल अंबानी में सांठगांठ बता रहे थे उस वक्त, उधर मोदी सरकार और ईडी दोनों अनिल अंबानी के खिलाफ तगड़ी जांच कर रहे हैं। अब कोई बोले राहुल गांधी से पूछे कि अगर मोदी राफेल डील अनिल अंबानी के लिए कर लिए थे तो जांच क्यों कर रहे हैं अनिल अंबानी की? लेकिन क्या है उनका, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। कोई उनसे सवाल पूछ सकता है, और जो सवाल पूछने वाले हैं वो तो वैसे ही बिछड़े हुए हैं। अरे बाप रे, राहुल गांधी ने बोल दिया, अब क्या? राहुल गांधी की गजब की राजनीति है। चुनाव बिहार में हो रहा है, बात कर रहे हैं हरियाणा में वोट चोरी की। चुनाव बिहार के मुद्दों पर है, वहां भी अंबानी अडानी कर रहे हैं। और आज तो अलग लेवल का गजब कर दिए। राहुल गांधी अडानी के बेटे की बात करने लगे, अंबानी की बेटी की बात करने लगे, अमित शाह के बेटे जय शाह की भी बात करने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि जय शाह को बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन क्रिकेट के चीफ बन गए। सुनिए जरा राहुल गांधी को। देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। राहुल गांधी दूसरों के बेटे के बारे में तो बात कर रहे हैं। कोई उनसे पलट के पूछ लेगा कि वो इतने चुनाव हराने के बाद भी कांग्रेस के मुखिया टाइप क्यों बिहेव करते और बने हुए हैं, किस वजह से? वो भी किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं तभी ना, या बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, इसलिए इतना उनको जो है वो चढ़ा के रखा गया है कांग्रेस में। कौन बात के लिए? और जय शाह का बिहार के चुनाव से क्या लेना देना बॉस? एक तरफ तो राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम कहता है कि चुनाव में मुद्दों पर बात करो, शिक्षा और रोजगार पर बात करो। खुद राहुल गांधी चुनाव में अडानी अंबानी करते रहते हैं, और अब जय शाह का नाम भी लेने लगे कि अमित शाह के बेटे को तो बैट पकड़ना नहीं आता, क्रिकेट का चीफ कैसे बना हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जय शाह को बैट पकड़ने नहीं आता, वो क्रिकेट के चीफ बन गए। राहुल गांधी भूल गए कि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। अगर क्रिकेट को कंट्रोल करने की बात है तो नॉन क्रिकेटर भी क्रिकेट बोर्ड को चलाते रहे। अशोक गहलोत का बेटा कैसे चला रहा था? वो क्या बहुत बड़े क्रिकेटर हैं? और भारत में ये कोई नई बात नहीं है। शरद पवार बीसीसीआई और आईसीसी दोनों के चीफ रहे। शरद पवार क्या बहुत सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकते थे क्या? वो भी कोई क्रिकेटर नहीं थे, नेता थे। पूछें कभी शरद पवार से कि आप कैसे बन गए थे बॉस? इसी तरह एन श्रीनिवासन बीसीसीआई और आईसीसी के चीफ रहे। वो क्रिकेट खेले हैं क्या? एक नाम और, जगमोहन डालमिया का, वो भी कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन वो भी बीसीसीआई और आईसीसी के चीफ रहे। लेकिन राहुल गांधी तो माहौल ऐसे बना रहे हैं कि भाई बैट पकड़ना नहीं आता, और अमित शाह के लड़के जो हैं वो क्रिकेट के चीफ बन गए हैं, क्योंकि वहां भी कुछ कर दिया होगा इन लोगों ने।
लॉजिक देखिए इनका। आईसीसी जैसे लग रहा है कि आईसीसी भी मोदी और शाह की जेब में है। यह सुनो, मेरा लड़का आ रहा है, चीफ बना देना। और अगर यही बात है तो फिर सवाल यह भी उठेंगे कि खुद गांधी परिवार में कौन बड़े क्रिकेटर या खिलाड़ी थे बॉस, कि उनके परिवार के नाम पर भारत में खेलों के कई अवार्ड रखे हुए थे, स्टेडियम बनवा दिए गए। राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था। राजीव गांधी कौन सा खेल खेलते थे बॉस? यह भारत में खेल जगत से जुड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार था। अब सवाल उठेगा कि राजीव गांधी कौन से बहुत बड़े खिलाड़ी थे जो उनके नाम पर खेल जगत से जुड़ा सबसे बड़ा अवार्ड इतने साल दिया जाता रहा, बाद में पीएम मोदी ने इसका नाम बदला और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया। इसी तरह इस देश में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर बने देश में 23 बड़े खेल परिसर हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी में कौन बहुत बड़ा महान खिलाड़ी था बॉस कि उनके नाम पर स्टेडियम बन रहे थे? एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी पायलट थी क्या कि उनके नाम पे एयरपोर्ट बना है? पब्लिक नहीं पूछेगी आपके लॉजिक से। अस्पताल बना हुआ है, बहुत बड़े डॉक्टर थे इनके परिवार के लोग कि उनके नाम पे अस्पताल बना हुआ है। अरे बना है क्योंकि भाई वो लोग इस देश में रहे प्रधानमंत्री या अपने हिसाब से चलाए। लेकिन राहुल गांधी कहां से कब क्या उठा के ले आएंगे वही जानते हैं। इधर राहुल गांधी वोट चोरी की बातें करके इसमें अडानी अंबानी वाला एजेंडा चलाने लगे हैं। उधर नरेंद्र मोदी को देखिए कि उन्होंने कैसे ऐसा सफाई अभियान शुरू कर दिया कि घुसपैठिए ताला लगाकर घरों को छोड़कर भागने लगे। बंगाल में एसआईआर शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं। पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि घुसपैठियों को हटा देंगे, चाहे बिहार हो या बंगाल। अवैध घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार का विजन एकदम क्लियर है। जब तक एक एक अवैध घुसपैठिया देश से नहीं निकाल दिया जाता तब तक दम नहीं लेंगे। पीएम मोदी के इसी कमिटमेंट से बंगाल की ममता सरकार हिली हुई है। ममता बनर्जी ने तो एसआईआर के खिलाफ कोलकाता की सड़क पर विशाल जुलूस तक निकाला। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि जान दे दूंगी, हक छीनने नहीं दूंगी, लेकिन हक अपनी जगह पर, हकीकत अपनी जगह पर। आज हम आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें बंगाल में संदिग्ध घुसपैठिए अपने ठिकाने छोड़कर खुद भाग रहे हैं। जब चुनाव आयोग की स्पेशल टीम ने बंगाल के हर इलाके में घर घर जाकर समीक्षा करना शुरू किया, तब से बंगाल में रह रहे अवैध घुसपैठियों में खौफ है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यह कोलकाता का न्यू टाउन इलाका है। कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर बसाया गया स्मार्ट सिटी। न्यू टाउन एक उभरता हुआ आईटी सिटी है जिसे भारत सरकार ने सोलर सिटी और स्मार्ट ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया है। लेकिन इसी चमकते शहर के बीचों बीच संदिग्ध अवैध बांग्लादेशियों ने बस्ती बसा ली, आरोप लगता है। और यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं है, इसके अंदर जाने पर रास्ता तक आप भटक सकते हैं। इतने बड़े इलाके में संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, यह आरोप लगता है। कोलकाता के स्मार्ट सिटी में बसी इसी बस्ती में कई अवैध बांग्लादेशी तो 10-12 साल से रह रहे हैं कहा जाता है। और यह बात यहां रह रही कई महिलाओं ने कबूल की है जो कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां पहुंची हैं। हैरानी सिर्फ इस बात की नहीं है कि ये लोग बांग्लादेशी होने की बात खुद मान रहे हैं, बल्कि हैरानी तो इस बात की है कि इन लोगों के आधार कार्ड तक बन चुके हैं। यानी इनमें से कई लोग तो वोट भी डाल रहे होंगे। इन्हीं फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए एसआईआर हो रहा है बॉस। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में आई और फिर न्यू टाउन इलाके में रह रही एक महिला ने नवभारत के कैमरे पर क्या खुलासा किया, आप सुनिए बॉस। कैमरे पे बता रही है। দিদি আপনি কদিন আছেন এখানে? আমি এই 10-12 বছর হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। কিভাবে এসেছিলেন এখানে? আমাদের ওদিন নদী এলাকা ওই বন্যায় বুড়ি গেছে, তো আমরা এখানে চলে আসি। কাটাতার কি পার করে না নদী পার করে? নদী পার করে আসি। তো কোনো নথি বা কিছু ছিল না যখন এ দেশে এলেন? না। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে, আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এইখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলা, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কিছু নেই, ভোটার আইডি টাইডি কিছু নেই। তো আপনারা এত বছর আছেন, আধার কার্ড তো ভারতীয় নাগরিকদের জন্য, আপনারা তো বাংলাদেশের নাগরিক, তো এখানে যখন এসছেন তো আপনারা আধার কার্ড পেয়ে গেলেন কি করে? আমরা স্কুলে ওই ছেলেটা ভর্তি করেছি, ওরাই থেকে করে দিলা, ওই ছেলেটা ভর্তি করতে দিলাম না। আচ্ছা, আপনারা এরকম কজন আছেন এই এলাকাতে? কি জানি তো, আমি তো জানি না। আমরা ইরির খোলে থাকি, ইরির খোলে আমাদের 18 জন লোক রই। তো এখন তো এসআইআর হচ্ছে, দেখা হচ্ছে কারা ভারতীয় নাগরিক কারা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক, তো কি কোনো ভয় আছে বা আপনাদের কি ফিরে যেতে হবে? আমাদের ফিরে গিয়েও আমাদের ওখানে জায়গা নেই, তাও যেতে হবে, আর কি করবো। তা এখানে আমরা ওই খাটি খাই, তো পথ খরচ টাকা জোগাড় করতে পারিনি, করলে বাসে। আপনার বাড়িতে পুরুষ মানুষরা কোথায়?
আমার ছেলে আজ খালি একটা তো ওই কাজে চলে গেছে। আচ্ছা, কিরকম কাজ করে? ওই এই ময়লা টয়লা নিজে লাবাই দেয়, ইয়ে করে, ক্যামেরার কাজ করে। ওদেরও নথি আছে, আধার কার্ড বা ওদের তৈরি হয়ে ওই গেছে? আমার ছেলেটার খালি রয়েছে, ওই স্কুলিতে আমাদের করি দেবো, ওদের কেটা করি দেবে বলো। হুম। তো এখন কি ভয় আছেন এসআইআর এর জন্য? হ্যাঁ, এখানে ভয়। অনেক ঘর বাড়ি তো বন্ধ হয়ে গেছে, যেখানে বাংলাদেশিরা থাকতো, ওরা কি পালিয়ে যাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে কি? সব অনেকে তো চলে গেছে, আমরা তো ওই টাকা পয়সা পথ খরচের জ্বালায়, অবাকের জ্বালায় তো আমরা এখনো যেতে পারিনি। এবার আমরা কি করবো, না থাকতে পারলে আমাদের দেশে চলে যেতে হবে। आप सुन रहे हैं, नव भारत के कैमरे पर बांग्लादेशी महिला खुद मान रही है कि वो बांग्लादेशी है, खुद बता रही है कि उसकी जानकारी में यहां 18 लोग रह रहे हैं, उसके घर में पुरुष भी हैं, आधार कार्ड बन गया है, और खुद ये भी बता रही है कि कई लोग घर बंद कर करके चले गए हैं क्योंकि एसआईआर हो रहा है। ये लोग बंगाल के किसी दूर दराज के जिले में नहीं बसे हैं बॉस, ये ममता बनर्जी के शहर में बसे हुए हैं बांग्लादेशी लोग। ममता बनर्जी को तो सिर्फ मोदी और एसआईआर का विरोध करना है। बंगाल में एसआईआर से क्या फर्क पड़ रहा है वो आप देखिए। आरोप है कि जो अवैध बांग्लादेशी कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में 10-12 साल से रह रहे थे, अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। ये वो संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं जो एसआईआर के खौफ से अपना सामान पैक करके भाग रहे हैं। न भारत की टीम जब न्यू टाउन इलाके में पहुंची तो ऐसे कई लोग मिले जो अवैध बांग्लादेशी थे। इनमें से कई लोग एसआईआर के डर से घर छोड़कर भाग गए थे। जो लोग यहां बचे थे वो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते थे ज्यादातर। हालांकि कुछ महिलाओं ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था, सुनिए जरा। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আল্লাহ ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের নথি? ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। এখানে ভারতের আধার কার্ড বা হচ্ছে ভোটার আইডি কিছু আছে আপনাদের? আমার ভোটার কার্ড নেই। আর আধার কার্ড? আধার কার্ড একটা আছে, বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করার জন্য। হ্যাঁ, বাচ্চা সরকারি স্কুলে পড়ে, তার ছেলে জন্ম সার্টিফিকেট আছে এখানে, তাছাড়া আর কিছু। তো আপনাদের তো কোনো নথি ছিল না, তো আধার কার্ড হলো কি করে? হুম, আধার কার্ড? মানার আধার কার্ড করে দিল স্কুল থেকে। ওরা করে দিয়ে? হ্যাঁ, স্কুল থেকে মানা করে দিল, স্কুলে ছেলে মানা পড়ে তো এখান থেকে করে দিল। তো আপনারা এখানে কজন? आप देखिए लोग खुद बता रहे हैं भाई कि कैसे तार फांद के, बॉर्डर फांद के ये लोग घुसे हुए हैं बांग्लादेशी। आधार कार्ड बना हुआ है मान रहे हैं, वोटर कार्ड कैमरे के सामने तो नहीं मान रहे, पता नहीं बना है नहीं बना है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं आधार कार्ड नागरिकता का पहचान माना जाना चाहिए, वो देखें आधार कार्ड के हिसाब से वोटर आईडी बनेगा तो क्या होगा। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके की इस बस्ती में कई घरों पर ताले लटके हुए हैं। न्यू टाउन इलाके में पहुंची हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कि एसआईआर के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था अवैध तरीके से, कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी एसआईआर की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे। यह हाल सिर्फ कोलकाता के न्यू टाउन इलाके का नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद पूरे बंगाल में अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने 48 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी वापस बांग्लादेश जाने के लिए सीमा पार कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी बंगाल में रहकर मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद से यहां से भाग खड़े हुए। अब पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की तस्वीर देखिए। यहां तालाब के पास सैकड़ों आधार कार्ड बिखरे हुए मिले हैं। ये आधार कार्ड एक बोरे में भरकर तालाब में फेंके गए थे। कहा जा रहा है कि किसी ने रात के अंधेरे में 3 बोरियों में आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज तालाब में फेंक दिए। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी ने इसे एसआईआर के डर से फेंके गए फर्जी कार्ड बताया है, जबकि टीएमसी ने नकली बताकर फेंके जाने की बात कही है। इधर एसआईआर से बंगाल के घुसपैठियों में हड़कंप मचा है, उधर टीएमसी के अंदर भी खलबली बढ़ गई। टीएमसी ने बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लेटर लिखा है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बंगाल में एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयोग कुछ कह रहे हैं, जबकि जो लिखित आदेश है उसमें अलग नियम है।
टीएमसी का आरोप है कि 27 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि एसआईआर फॉर्म में अंकल और ब्लड रिलेटिव्स को जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब जो लिखित आदेश है उसमें केवल पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ही जिक्र करने की बात है। टीएमसी कह रही है कि इससे ग्राउंड में बीएलओ के बीच कंफ्यूजन बढ़ गया है। कंफ्यूजन बढ़े ना बढ़े बॉस, इस देश में घुसपैठिए बढ़े हुए हैं, ये एक सच्चाई है। और अभी एसआईआर के नाम पर देखिए कैसे घुसपैठिए भाग रहे हैं और उसके बाद इस एसआईआर का विरोध होता है। अपने देश में घुसपैठिए बैठे रहें, ये अच्छा लगेगा किसी को, लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। शुरू हो गई बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा पार्ट 2। आज पहले ही दिन क्या गजब हो गया। हाथ में गदा, पैर में मोजा, हिंदू जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ कौन कौन आया, आज क्या क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। बाबा बागेश्वर भी अपनी धुन के पक्के हैं। हिंदुओं को जोड़ने का कोई स्टंट नहीं कर रहे थे बॉस। उन्होंने प्रण लिया तो पैदल निकल पड़े, कई कई दिनों तक पैदल चलते रहे। बागेश्वर बाबा की वो यात्रा पूरी हुई तो नई यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है कि एक यात्रा से ये सब नहीं होना। फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि एक यात्रा कर दी हो गया। अब उन्होंने राउंड 2 शुरू कर दिया है। आज हम आपको बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज शुरू हुई है। पहले ही दिन बागेश्वर बाबा की नई यात्रा में क्या गजब हो गया, कैसे भीड़ पे जबरदस्त भीड़ आ गई। हिंदू जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ कौन कौन आया, लाखों लोग कैसे जुड़ते चले गए। हिंदुओं को जोड़ने का कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने उठा रखा है। हाथ में गदा लेकर बाबा बागेश्वर 10 दिनों की कितनी मुश्किल यात्रा पैदल करने निकले हैं, किस भाव से निकले हैं, क्या संकल्प लिया है, कितना हिंदुओं को जोड़ पाएंगे। पिछली बार पैदल नंगे पांव चले थे, इस बार मोजा क्यों पहन लिया है, गदा क्यों उठाई है, क्या हिंदू उनकी बात सुन रहा है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। राष्ट्रवाद को सुन करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी भरेगी। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। जब तक बेधर्मी भारत से भाग नहीं जाएंगे तब तक हम बागेश्वर बालाजी सरकार के साथ में हैं। हम कोई पंजाबी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, हम केवल सनातनी है, सच्चे सनातनी है। इस यात्रा से सनातन को बल मिलेगा, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिलेगा। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। बाबा बागेश्वर जो काम करने निकल पड़े हैं वो आसान काम नहीं है बॉस, क्योंकि जैसे ही कोई हिंदू एकता की बात करता है, जातिवाद खत्म करने की बात करता है, वैसे ही वो टारगेट हो जाता है। हिंदू जातियों में ही बटा रहे, इसी में कई लोगों को अपना फायदा दिखता है, पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने इसी स्थिति को खुला चैलेंज दे रखा है। एक यात्रा वो पहले निकाल चुके, दूसरी यात्रा उन्होंने आज शुरू कर दी, और आज जो यात्रा शुरू हुई उसकी तस्वीरों ने हैरान कर दिया। आपको एक एक तस्वीर पहले दिखाता हूं। बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से सनातनी आज दिल्ली के छतरपुर पहुंचे। सनातन की धर्म ध्वजा के साथ, जयकारों के साथ सारे सनातनी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल हुए। भीड़ ऐसी उमड़ी कि लोगों के लिए जगह कम पड़ गई। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं से बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखा। बागेश्वर बाबा हाथों में देखिए कैसे लोग छत पे चढ़ गए। हर जगह जो है वो हनुमान जी की फोटो, बाबा बागेश्वर की फोटो दिख रही है। यात्रा में शामिल होने पहुंचे बागेश्वर बाबा के भक्त उनके लिए खास तोहफे भी लेकर पहुंचे। एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को आई लव बागेश्वर धाम सरकार लिखा पोस्टर भी गिफ्ट किया, जिसमें सबसे ऊपर जय श्री राम लिखा नजर आया और काला चश्मा पहने बागेश्वर बाबा की तस्वीर। लोग मिलते हैं एकदम भावुक हो जाते हैं। अच्छा, उनको भी इतना सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन नहीं, भक्त आया है तो गले लगा रहे हैं। वहीं एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को अपने हाथों से बनी पेंटिंग गिफ्ट की, जिसमें बागेश्वर बाबा को अपने आराध्य भगवान हनुमान जी की पूजा करते दिखाया गया। बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा में पहुंचे लोगों के स्वागत के लिए बैंड बाजे का भी इंतजाम था।
बागेश्वर बाबा ने यात्रा की शुरुआत करने से पहले छतरपुर के मंदिर में माता कात्यायनी की पूजा की और यात्रा की सफलता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बागेश्वर बाबा और यात्रा में शामिल होने पहुंचे साधु संतों के साथ दीप प्रज्वलित किया गया और फिर बागेश्वर बाबा ने यात्रा शुरू करने से पहले गौ माता की पूजा की। इसके बाद शंखनाद के साथ हिंदू जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत हुई। सनातन के लिए बागेश्वर बाबा की पदयात्रा के लिए सनातनियों में गजब उत्साह था। आप एक बार देखिए बागेश्वर बाबा ने यात्रा में शामिल लोगों से क्या जयकारे लगवाए। फिर बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू यात्रा में उमड़ी गजब की भीड़ की कुछ और तस्वीरें दिखाता। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, भेदभाव की करो विदाई हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज से शुरू हुई बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा पूरे 10 दिन चलने वाली है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए 50,000 से ज्यादा भक्तों ने ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। लेकिन आज यात्रा के पहले ही दिन भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई लोग तो बागेश्वर बाबा की झलक पाने के लिए यात्रा के लिए बनाए गए स्वागत द्वार के ऊपर चढ़ गए। देखिए कहां कहां लोग चढ़ गए। बागेश्वर बाबा का अपने भक्तों से कनेक्ट करने का तरीका देखिए। वैसे तो बागेश्वर बाबा लगातार यात्रा में शामिल लोगों का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं, लेकिन जब बागेश्वर बाबा की नजर सड़क के किनारे बस स्टैंड की छत पर चढ़े कुछ भक्तों पर पड़ी तो पहले तो बाबा ने उन्हें नीचे उतारने के लिए कहा, फिर उन पर गुस्सा करते भी नजर आए। इसके पीछे बाबा बागेश्वर की मंशा थी कि धक्का लगने की वजह से भक्तों को किसी तरह से चोट न लग जाए। देखिए वहां क्या हुआ। तो जो जहां मौका मिल रहा था वहां चढ़ जा रहा था और बागेश्वर बाबा की झलक पा रहा था। उन्हें यह बता रहा था कि मैं आपके साथ हूं हिंदू जोड़ो यात्रा में। हिंदू जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कई लोग सनातन धर्म से जुड़े अलग अलग किरदारों के भेष में भी पहुंचे। सुनिए बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा में पहुंचे सनातनियों में कितना उत्साह था यात्रा को लेकर, वो क्या बोल रहे हैं। हम कोई पंजाबी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, जाट नहीं है, गुज्जर नहीं है, दलित नहीं है, धोबी नहीं है, राजपूत नहीं है, नाई नहीं है। हम केवल सनातनी है, सच्चे सनातनी है। तभी आज हम यहाँ बागेश्वर धाम की यात्रा में सम्मिलित हुए। सनातन धर्म की जय। हाँ, मैं पीसी गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस यात्रा से सनातन को बल मिलेगा, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोग मिलेगा, गो हत्या बंद होगी, यमुना की साफ सफाई होगी, छुआछूत की भावना को खत्म किया जाएगा। हम इटावा यूपी से बंगाल से क्यों आए हैं? यार बाबा के दर्शन करने आए हैं। बागेश्वर धाम को देखने के लिए बंगाल से आए हूँ। बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ये जातियों में दौड़ने वाले लोग हम लोगों को जीने नहीं देंगे। जिन जिहादियों ने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करी उनके लिए जो है हम आचार्य जी कहते हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, बस हिंदुओं को एकजुट करना। हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर जिहादियों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम जो है इस देश को तो क्या लग रहा है हिंदू आपस में बटा हुआ है क्या? हिंदुओं को एकजुट करना है? जी हाँ, करना है। इस बार बागेश्वर बाबा अपनी पदयात्रा नंगे पांव नहीं कर बल्कि वो मोजे पहनकर यात्रा करने निकले। बागेश्वर बाबा ने यात्रा के दौरान मोजे पहनने की वजह भी बताई। दरअसल पिछले साल नवंबर में जब बागेश्वर बाबा ने पहली हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकाली उस वक्त उन्होंने नंगे पांव सफर तय किया, जिसकी वजह से कई बार उनके पैर में चोट लगी और यात्रा से ज्यादा चर्चा उनकी चोट की होने लगी। इसलिए इस बार बागेश्वर बाबा ने मोजे पहनने का फैसला लिया ताकि ना उन्हें चोट लगे और ना उनके दर्द से भक्तों को दुख हो और सबका फोकस हिंदू को एकजुट करने पर रहे। बागेश्वर बाबा की यात्रा में उनके साथ मौजूद हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त पद यात्रा में मौजूद हैं, तो सबसे पहले पद दिखाए जाएं। देखिए बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सॉक्स पहने हुए। पिछली बार तो आपने पद यात्रा नंगे पैर की थी, बहुत चोटें भी लग गई थी आपको। हाँ, चल पाने में बहुत कष्ट हुआ। इस बार हमने सोचा साधारणतया सॉक्स पहन लिए जाएं ताकि बहुत ज्यादा कष्ट ना हो। 10 दिन की यात्रा है तो पीड़ा तो हो पर वो उतनी ज्यादा ना हो ताकि किसी भी प्रकार से लोगों का ध्यान उस तरफ ना जावे और जो जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू एकता हो।
7 नवंबर है। आज आपने जिक्र किया था कि आज ही के दिन गौ रक्षा पर आए हुए संतों पर गोलियां चलाई गई थी। गौ रक्षा को लेकर भी आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो गौ रक्षा को लेकर क्या कहना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक समरसता होगी और गौ माता राष्ट्र माता होगी। गौ जिनको हम गाय माता कहते हैं वो सड़कों पर है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए हम सब हिंदू सड़कों पर निकले हैं। इसलिए हम संतों को, साधु संतों का कमंडल लेकर और बागेश्वर धाम का मंडल लेकर के सड़कों पर निकले। यात्रा जारी रहेगी जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न हिंदुओं को घटने देंगे, न जातियों में बंटने देंगे। बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा आज दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई और इस यात्रा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। यात्रा शुरू करने से पहले बागेश्वर बाबा ने इसका मकसद भी बताया। उन्होंने कहा कि पहला मकसद तो है सनातन की मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का, दूसरा हिंदुओं को एकजुट करने का, तीसरा मकसद है अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे, चौथा छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत बनाएंगे, पांचवां देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, छठा गाय गंगा गीता गायत्री की रक्षा करेंगे और सातवां ग्रंथ और संत के मार्गदर्शन में जीवन जिए। बागेश्वर बाबा ने यात्रा में शामिल होने वाले सनातनियों, साधु और संतों को इन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की शपथ भी दिलाई। सुनिए एक बार। मां कात्यायनी माता और बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं। कहो हम आज सब सनातनी शपथ लेते हैं, हम सनातन की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। हम शपथ लेते हैं हिंदू एकता करके रहेंगे। हम सब शपथ लेते हैं अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने भारत देश में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सब शपथ लेते हैं, हम सब हिंदू शपथ लेते हैं। अब यह भी देखिए कि बागेश्वर बाबा की 10 दिन की यात्रा कैसे 3 राज्यों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू एकता का मैसेज पहुंचाएगी। बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा रोजाना 15 किलोमीटर चलेगी और दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कई गांवों और शहरों से होते हुए वृंदावन में जाकर खत्म होगी। पहला दिन यानी आज का दिन था 7 नवंबर। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से दिल्ली के जीर खोद मंदिर तक गई ये यात्रा। कल 8 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद तक ये यात्रा पहुंचेगी, फिर हरियाणा के बल्लभगढ़ में पहुंचेगी 9 नवंबर को। चौथे दिन 10 नवंबर को हरियाणा के पृथला से पलवल, पांचवें दिन 11 नवंबर को पलवल के मीठा गांव में यात्रा होगी। छठे दिन 12 नवंबर को हरियाणा के होडल मंडी, सातवां दिन 13 नवंबर को कोसी मंडी मथुरा में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। आठवां दिन 14 नवंबर को मथुरा के छाता में अगला पड़ाव होगा। 9वां दिन 15 नवंबर मथुरा के जैत में राधा गोविंद जी मंदिर और समापन 16 नवंबर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास होगा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि यात्रा के दौरान गांव-गांव, गली-गली में सनातन का जोर होगा, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठठरी बांधी जाएगी। तो बागेश्वर बाबा तो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, उनका मान सम्मान बना रहे, इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन जब हिंदुओं की बात हो ही रही है तो अगला चैप्टर देखिए। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली में संसद के पास साधु संतों पर गोली क्यों चली थी, इंदिरा राज में हिंदुओं के नरसंहार का सच क्या है, आज ही के दिन 59 साल पहले क्यों छलनी कर दिया गया था साधु संतों का सीना, सबसे भयावह कांड का चैप्टर आज आपके सामने खोलने जा रहा हूं। आज वंदे मातरम की खूब चर्चा हो रही है। यह भी बात उठ रही है कि वंदे मातरम गीत को कांग्रेस ने तोड़ा क्यों, वंदे मातरम के अहम हिस्से हटा क्यों दिए गए। लेकिन वंदे मातरम की इस चर्चा के बीच आज आपको कांग्रेस के ही राज में हिंदुओं के खिलाफ हुए उस बड़े कांड के बारे में भी जानना चाहिए जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। लोग अक्सर याद करते हैं कि भाई राम भक्तों पे गोली चली थी, लेकिन बॉस 7 नवंबर 1966 यानी आज के दिन 59 साल पहले साधु संतों का सीना छलनी हुआ था इसी दिल्ली में, राजधानी में, और तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस सबसे भयावह कांड का चैप्टर आज खोलने जा रहा हूं। यह बताऊंगा कि राजधानी दिल्ली में संसद के पास साधु संतों पर गोली चली क्यों थी, लेकिन जो पहले हुआ था उसकी एक झलक देखिए।
उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। भारत के इतिहास में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है या होती ही नहीं। हिंदुओं के खिलाफ ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और ऐसा ही एक कांड आज से 59 साल पहले 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी के राज में हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन तब सोशल मीडिया का वैसा दौर नहीं था और की खबरें जो हैं वो पूरी तरह से फैलती, और फिर बाद में तो कालीन के नीचे चला गया मामला। 1966 में देश में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसी समय देश में गोरक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। साल 1966 में देश के अलग अलग हिस्सों में गो हत्या रोकने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही थी। करपात्री जी महाराज जैसे बड़े संत लगातार गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। करपात्री जी महाराज तो कई सालों से गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा अभियान के तहत हजारों साधु संतों के साथ करीब 1.25 लाख लोग दिल्ली पहुंचे थे। साधु संतों ने दिल्ली में संसद भवन को घेर लिया था। अपने साथ गाय और बछड़े लेकर पहुंचे थे, कहा गया। साधु संतों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी और कहा जाता है कि फायरिंग में कई लोग मारे गए थे। 1966 में इस गोलीकांड की चर्चा पूरे देश में हुई। इंदिरा गांधी सरकार पर आरोप लगा कि उसने हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी, साधु संतों पर गोलियां चलवा दी। साधु संतों का तो यह तक कहना है कि फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। आप सोचिए, सैकड़ों हजारों साधु संत, आम पब्लिक गोरक्षा के लिए संसद के बाहर जमा हुई थी। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी, महावीर त्यागी और रामेश्वरानंद जैसे बड़े लोग संबोधन कर रहे थे। और वहां किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि पुलिस फायरिंग कर देगी। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आज बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, बल्कि इस घटना को देश के खिलाफ साजिश बताया जाता है। लेफ्ट लॉबी इस घटना की तुलना लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से करती है। 1966 के गोरक्षा अभियान को 2001 में संसद पर हुए हमले की तरह बता देती है लेफ्ट लॉबी। लेफ्ट की पार्टियां और नेताओं ने इस घटना के पीछे CIA के शामिल होने की बात तक कही है। इन संगठनों और लॉबीज के मुताबिक साधु संतों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के मकसद से यह आंदोलन किया। 1966 में करपात्री महाराज इस अभियान का प्रमुख चेहरा थे। जब साधु संतों पर गोलियां चली तो कहा जाता है कि करपात्री महाराज भी वहीं थे। करपात्री महाराज इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि पुलिस की गोलीबारी में जब कई साधु संतों की मौत हो गई तो करपात्री महाराज खुद साधुओं के शवों को उठाते हुए इंदिरा गांधी को श्राप दे रहे थे। करपात्री महाराज ने कहा था कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुमने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई, बल्कि तुमने गौहत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है और यह पाप माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के ही दिन तुम्हारे वंश का नाश होगा। जिस तरह निर्दोष साधुओं पर गोलियां चली हैं, उसी तरह का हश्र तुम्हारा भी होगा। तुम पर भी गोलियां चलेंगी। ये इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। कहा तो यह भी जाता है कि फायरिंग के बाद पुलिस ने कई साधु संतों को गिरफ्तार करके तिहाड़ भेज दिया था, जिसमें करपात्री महाराज भी थे। साधु संतों पर गोली चलाने की घटना पर संसद में चर्चा भी हुई। जनसंघ के सांसद रहे हुकुमचंद कछवाए ने संसद में साधुओं की हत्या का मामला उठाया। हुकुमचंद ने पहले सांसद थे जिन्होंने 1962 की हार के बाद परमाणु परीक्षण का प्रस्ताव संसद में पेश किया था, लेकिन उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने गिरा दिया था। हुकुमचंद कछवाए ने कहा कि पूरे देश में गौहत्या के खिलाफ एक जनभावना बन रही है, इससे बड़ा कलंक माना जाता और इसी को रोकने के लिए साधु संत कानून की मांग कर रहे थे। हुकुमचंद कछवाए ने कहा कि इस प्रदर्शन को फेल करने की योजना पहले से बन रही थी। 5 नवंबर 1966 को 62 गुंडे बंगाल से बुलाए गए थे। दिल्ली से भी 80 गुंडों को बुलाया गया था। 7 नवंबर को कई पुलिस वालों को छुट्टी दे दी गई थी, जबकि पहले कभी भी इतने पुलिस वालों को छुट्टियां नहीं दी गई थी। हर गुंडे को 150 रुपए दिए गए थे। प्रदर्शन में तोड़फोड़ करने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस वालों को प्रमोशन का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं, उन लोगों को कुरान, गीता और रामायण की कसम भी दी गई थी। हुकुमचंद कछवाए ने संसद में गौहत्या विरोधी प्रदर्शन को लेकर तीखे अंदाज में सरकार पर हमला किया था। हुकुमचंद कछवाए ने बताया था कि गोरक्षा प्रदर्शन में साधु संतों पर 379 राउंड गोली चलाई गई थी। साधु संतों और आम लोगों पर 754 आंसू गैस के गोले दागे गए थे।
सरकार जानबूझकर फायरिंग में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपा रही है। पुलिस की फायरिंग में कुल 122 लोगों की मौत हुई थी। लाशों को बदरपुर ले जाकर जला दिया गया। कई लाशों को गड्ढों में दफना दिया गया था। यह कैसी राक्षसी सरकार है जो लाशें तक खा जाती है? यह इंदिरा गांधी सरकार पर आरोप लगा था। हुकुमचंद कछवाए ने फायरिंग में मारे गए लोगों को मुआवजे का सवाल भी संसद में पूछा था कि क्या 7 नवंबर 1966 को गोहत्या विरोधी प्रदर्शन में पुलिस द्वारा गोली चलाने से मारे गए लोगों के परिवार वालों को कोई मुआवजा दिया गया? अगर हां तो उसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने उन लोगों की भी कोई सहायता की है जिनके स्कूटर और कारों को आग लगाई गई थी? अगर हां तो कितनी? हुकुमचंद कछवाए ने सरकार से 2 सवाल पूछे और उनके जो जवाब मिले वो हैरान कर देंगे आपको। सरकार की तरफ से तत्कालीन गृह राज्य मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि किसी भी मृतक के परिवार को मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिन सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था उनको सरकार की तरफ से 1,83,615 रुपए मंजूर किए गए। यानी उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने पुलिस की फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों को कोई सहायता राशि तक नहीं दी, जबकि गाड़ियों को हुए नुकसान का मुआवजा दे दिया था। गाड़ियों की कीमत थी, हिंदू साधु संतों की कीमत नहीं थी। और आज जब हिंदुओं की बात होती है, नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात करते हैं तो कईयों को आग लगती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.